नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म भीष्म में। और आज हम स्टैटिक जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि भारत की वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो भारत की वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं भारत के वित्त मंत्री। भारत की वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के वित्त मंत्री होते हैं और वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। अतः भारत की वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की वर्तमान अध्यक्ष निर्मला सीतारमण है। कौन है? निर्मला सीतारमण। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के FRBM अधिनियम 2003 में एफ का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले FRBM को देख लेते हैं। FRBM का अर्थ होता है फाइनेंस, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। एक बार फिर से देखेंगे, FRBM फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। तो FRBM का पूर्ण रूप होता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। यहां पूछा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के FRBM अधिनियम 2003 में एफ का अर्थ क्या है। तो FRBM में एफ का अर्थ जो है वो राजकोषीय या फिस्कल है। राजकोषीय या फिस्कल है। FRBM का पूर्ण रूप होता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है रेपो दर, रिवर्स रेपो दर तथा बैंक दर का निर्धारण कौन करता है। तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक दर का निर्धारण जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, SLR, इन सब का निर्धारण जो है वो RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक करता है। और भारतीय रिजर्व बैंक को ही भारत सरकार का बैंकर कहा जाता है। अर्थात अगर भारत सरकार को ऋण की आवश्यकता होती है तो वह ऋण भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार को उपलब्ध करवाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट किसने जारी किया था। तो 1968 में, ये डेट ध्यान रखिएगा, 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक के साथ एक डाक टिकट जारी किया गया था और ये डाक टिकट जारी किया था इंदिरा गांधी ने। 1968 में यानी 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक के साथ इंदिरा गांधी ने एक डाक टिकट जारी किया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था। तो भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए मुख्य रूप से दो समितियों का गठन किया गया था। एक समिति थी सुरेश तेंदुलकर समिति। पहली समिति थी सुरेश तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति का जो गठन है ये किया गया था 2009 में। सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था 2009 में। और इसके बाद एक और समिति आती है गरीबी के आकलन के लिए। तो भारत में जो गरीबी के आकलन के लिए जो दूसरी समिति थी उसका नाम था सी रंगराजन समिति। सी रंगराजन समिति। और सी रंगराजन समिति का गठन होता है 2014 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो भारत में गरीबी के आकलन हेतु दो समितियों का गठन किया जाता है। एक समिति थी सुरेश तेंदुलकर समिति जिसका गठन होता है 2009 में। दूसरी समिति थी सी रंगराजन समिति। सी रंगराजन समिति का गठन किया जाता है 2014 में। सी रंगराजन समिति का गठन किया जाता है 2014 में। ठीक है, इन दोनों फैक्ट को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लेते हैं। तो भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए निम्नलिखित यानी नीचे दिए गए ऑप्शन में से किस समिति का गठन किया गया था। तो भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। अगर यहाँ सुरेश तेंदुलकर न देकर सी रंगराजन भी होता तो हम इसको भी टिक करते। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है शहरी क्षेत्रों में इसमें से प्रायः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी प्रमुख रूप से पाई जाती है। शहरी क्षेत्रों में जो बेरोजगारी सबसे अधिक पाई जाती है वो शिक्षित बेरोजगारी है। तो शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली सबसे प्रमुख बेरोजगारी कौन सी है। तो शिक्षित बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी? शिक्षित बेरोजगारी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है भारत में गरीबी रेखा का सामान्य रूप से नमूना सर्वेक्षण करने का अनुमान लगाया जाता है। तो भारत में गरीबी रेखा का हर 5 साल पे अनुमान लगाया जाता है।
भारत में गरीबी रेखा का हर 5 साल पर अनुमान लगाया जाता है और भारत में गरीबी का जो अनुमान लगाने वाली संस्था है उस संस्था का नाम है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इस नाम को ध्यान रखेंगे। भारत में गरीबी के आंकड़े जो है वो NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, ये जारी करता है। और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन हर 5 साल पे भारत में गरीबी के आंकड़े जारी करता है। राइट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, आय या खपत के स्तर के आधार पर गरीबी को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सामान्य शब्द क्या है। अब जरा देखेंगे इस क्वेश्चन के शुरुआती शब्दों को। आय या खपत के स्तर के आधार पर, यानी आप जो आमदनी करते हैं या आप जो खर्च करते हैं उसके आधार पर गरीबी को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सामान्य शब्द। तो आय और खपत के आधार पर जो गरीबी का निर्धारण किया जाता है उसके लिए हम जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो है निर्धनता रेखा। आय या खपत के आधार पर गरीबी का आकलन करने के लिए जिस शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं उस शब्द का नाम है निर्धनता रेखा या पॉवर्टी लाइन। निर्धनता रेखा या पॉवर्टी लाइन, इसके आधार पर भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है। गरीबी से संबंधित आंकड़े जो है ना वो भारत में NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, हर 5 साल पे जारी करता है। कितने सालों पे जारी करता है? तो हर 5 सालों पे जारी करता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति शब्द किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति शब्द का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति शब्द का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो श्वेत क्रांति शब्द का संबंध था दुग्ध उत्पादन से और यहां पूछा जा रहा है स्वर्ण क्रांति, तो स्वर्ण क्रांति शब्द का संबंध है शहद उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति शब्द का संबंध है शहद उत्पादन से। और अगर आपसे कोई पूछे कि हरित क्रांति शब्द का संबंध किस चीज से है, तो हरित क्रांति शब्द का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से, यानी फसलों के उत्पादन से। तो फिर से एक बार रिपीट करेंगे तीनों शब्दों को। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, फिर उसके बाद स्वर्ण क्रांति, इस वर्ड को भी ध्यान देंगे, स्वर्ण क्रांति शहद उत्पादन, स्वर्ण क्रांति शहद उत्पादन, और हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूको बैंक की टैगलाइन क्या है? तो यूको बैंक की टैगलाइन है सम्मान आपके विश्वास का या ऑनर्स योर ट्रस्ट। सम्मान आपके विश्वास का। यूको बैंक की टैगलाइन है सम्मान आपके विश्वास का या ऑनर्स योर ट्रस्ट। ये यूको बैंक की टैगलाइन है और ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, तो इसको आप ध्यान देंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो इलाहाबाद बैंक की स्थापना होती है 1865 में। इलाहाबाद बैंक की स्थापना होती है 1865 में और इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय जो है वो कोलकाता में है। इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में होती है और इलाहाबाद बैंक का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में स्थित है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंडिकेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो सिंडिकेट बैंक का मुख्यालय जो है वो मणिपाल में स्थित है। सिंडिकेट बैंक का मुख्यालय जो मणिपाल में स्थित है। आप कहोगे सर ये मणिपाल कहाँ है? तो मणिपाल जो है वो कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक। तो एक बार फिर से ध्यान देंगे, सिंडिकेट बैंक का मुख्यालय जो है वो मणिपाल में है और मणिपाल जो है वो कर्नाटक में है। तो सिंडिकेट बैंक का मुख्यालय कर्नाटक के मणिपाल में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के बारे में अगर पूछा जाए तो यहाँ दो तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहली बात, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है, या ये कुचिपुड़ी जो है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है तो आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए ये जो कुचिपुड़ी नृत्य है या किस घराने का लोक नृत्य है तो आपका आंसर होगा कर्नाटक संगीत। तो कुचिपुड़ी लोक नृत्य का संबंध कर्नाटक घराने से है, कर्नाटक संगीत शैली से है, कर्नाटक संगीत शैली या कर्नाटक घराने से है। लेकिन अगर आगे देखा जाए कि यह किस राज्य का लोक नृत्य है तो कुचिपुड़ी लोक नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, नूपा नृत्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामिनेशन में रिपीट कर लेता है। नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है?
तो नूपा नृत्य का संबंध जो है वो मणिपुर से है। नूपा नृत्य का संबंध मणिपुर से है। नूपा मणिपुर का लोक नृत्य है। ये लोक नृत्य के क्वेश्चन अक्सर आरआरबी, एनटीपीसी और अलग एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। अतः आप लोक नृत्य वाले क्वेश्चंस को जरा ध्यान से देखेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है उनको याद कर लेंगे। और मैं आपके लिए अलग से लोक नृत्य वाले जितने भी इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है अलग अलग राज्यों के, उसके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, चकरी नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती हैं? तो चकरी नामक जो पारंपरिक लोक नृत्य है, ये चकरी नाम की एक पारंपरिक लोक नृत्य है और ये लोक नृत्य जो है ना वो कंजर जाति की महिलाएं करती हैं। चकरी नाम की जो लोक नृत्य है ये कंजर जाति की महिलाएं करती हैं। कौन करती हैं? तो कंजर जाति की महिलाएं करती हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम जो है ना वो भगवान विष्णु से संबंधित है। मोहिनी अट्टम भगवान विष्णु से संबंधित है। आपको वो कहानी याद होगी जिसमें भस्मासुर भगवान शिव से यह वरदान प्राप्त कर लेता है, वह जिसके ऊपर हाथ रखेगा वह जलकर भस्म हो जाएगा और फिर वह भगवान शिव को ही भस्म करने के लिए उनके पीछे भागने लगता है। उस समय भगवान शिव को बचाने के लिए भगवान विष्णु जो है एक सुंदर सी स्त्री का रूप धारण करते हैं, मोहिनी का। तो यह उसी वृतांत पर आधारित एक लोक नृत्य है। तो इस लोक नृत्य में यानी मोहिनी अट्टम नाम के लोक नृत्य जो है ना, इसका संबंध भगवान विष्णु के उसी मोहिनी रूप से है। तो भगवान विष्णु के मोहिनी रूप से संबंध है मोहिनी अट्टम लोक नृत्य का। और यही पूछा जा रहा है इस प्रश्न में कि मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम जो है वो भगवान विष्णु से संबंधित है। और अगर और आगे डिटेल में देखा जाए तो मोहिनी अट्टम भगवान विष्णु के मोहिनी रूप से या मोहिनी अवतार से संबंधित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? तो जो डांडिया रास है मुख्य रूप से यह गुजरात का लोक नृत्य है और यह नवरात्रों के अवसर पर बहुत ही अधिक इसका आयोजन किया जाता है। तो डांडिया रास जो है ना, इसका संबंध देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच हुए युद्ध से है। डांडिया रास जो है वो देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच हुए युद्ध से इसका संबंध है। यह गुजरात का शास्त्रीय लोक नृत्य है। गुजरात का लोक नृत्य है और इसका आयोजन नवरात्रों के अवसर पर पूरे भारत में किया जाता है। ठीक है। और ये जो डांडिया में हम जो दो डंडे आपस में टकराते हैं वो देवी दुर्गा और महिषासुर के तलवार और उनके शस्त्रों का उदाहरण होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डांडिया रास जो है वो किसके बीच के युद्ध का प्रतिबिंबन करता है, तो जो डांडिया रास है वो देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच के कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है। देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच के कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाब पोष नृत्य है? तो गंभीरा जो है ना वो पश्चिम बंगाल का एक पारंपरिक नकाब पोष नृत्य है। गंभीरा पश्चिम बंगाल का एक पारंपरिक नकाब पोष नृत्य है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रौफ और हिकत किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो रौफ और हिकत जो है वो जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं। रौफ और हिकत जो है वो जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं। और रौफ और हिक्कत ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इनको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसे आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी वाले एग्जामिनेशंस में बहुत बार देखा गया है, यानी इनका फेवरेट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखेंगे, रऊफ और हिक्कत जो है ना वो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। रऊफ और हिक्कत जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।